नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएन मीडिया न्यूज। बीएन मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं भोजपुर जिले के पीरो प्रखंड के हसन बाजार जो है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और इस बीच जो है हमारे साथ थोड़ा सा कैमरा में चारों तरफ थोड़ा सा दिखाइए। हमारे साथ बहुत सारे टीचर जुड़े हुए हैं और हम खास बातचीत के लिए सभी से जो है बातचीत के लिए पेश कर रहा हूँ। तो हमारे साथ ये सर हैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, जो है ये पीएचडी कर चुके हैं और जो है इनका प्रोफेशन है टीचर। और ये राजेश्वरी +2 हाई स्कूल सूरजपुरा से हैं। और इसके बाद जो है हम बात करते हैं भंते विमल कीर्ति बौद्ध जी, जो बौद्ध विहार करसर से हैं। और जो है इसके बाद जो है डॉक्टर मुकेश कुमार राम जो है ये टीचर हैं और जो है ये भी राजेश्वरी +2 हाई स्कूल सूरजपुरा से जुड़े हुए हैं। और इसके बाद बात करते हैं ये सर हैं और इनका जो है परिचय है अमरेश कुमार, और ये पीएचडी कर रहे हैं, शोधार्थी है। और ये पाटलिपुत्रा से जो है दर्शन शास्त्र के शोधार्थी हैं और VKCU यानी वीरकुंवर से विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट। और इनका हम परिचय जो है हम बता रहे हैं आपको, जो है ऋषि मुनि सिंह, ये शिक्षक हैं और ये जो है हाई स्कूल कतर हसन बाजार से हैं। और इसके बाद जो है इनका परिचय हम आपको दिलवाते हैं मनीष कुमार सिंह, ये शिक्षक हैं और जो है MS जमनीपुर जो है से ये शिक्षक हैं। तो हम सबसे पहले बात करवाते हैं, यहाँ से चालू करते हैं जो है डॉक्टर संजय कुमार सिंह। आज के परिवेश में जो है आज बौद्ध धर्म जो है सबसे पीछे क्यों जा रहा है? सबसे बड़ी बात, बौद्ध धर्म पीछे है नहीं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे बौद्ध धर्म है या फिर धर्म है? निश्चित रूप से बौद्ध धर्म नहीं है, धर्म है। ये लोगों को एक तरह से भ्रमित किया जाता है या शब्दों की बाजीगरी है, लोग समझ नहीं पाते हैं। और हमारे लोग, मैं नासमझ तो नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रारंभिक स्तरों पर शिक्षक का घोर अभाव है। हम जो बुद्ध ने कहा वो उसको हिंदी में जो रूपांतरित किया गया संस्कृत के माध्यम से, तो उसे धर्म का प्रतिरूप बता दिया गया। लेकिन नहीं, ये पाली भाषा में कुछ और ही अर्थ रखता है। तो निश्चित रूप से इसे लोगों को निचले स्तर से बताने और समझाने की जरूरत है। जहाँ तक आपने एक बात कही कि क्या बौद्ध धर्म अपने मूल स्वरूप में है या खत्म हो चुका है, मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज डीप रूटेड होती है, नीचे तक जमी हुई होती है, उसे बाहर निकालने की उर्वर भूमि को तैयार करना पड़ता है। जैसे किसान खेतों को तैयार करता है तो उसकी फसल उपजती है, उसी तरह हमारे लोगों को यह बताने की जरूरत है कि बौद्ध धर्म की मूल भूमि यही है और हमारा जो अतीत है नीचे है, उसको हमें विभिन्न साधनों के माध्यम से, आर्काइव्स के माध्यम से, उत्खनन के माध्यम से जनता के बीच लाने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहली बात कि हमें यह बताने की जरूरत है कि बुद्ध की धरती क्यों और कैसे थी, और इसके लिए हमें पुनः अतीत की ओर जाना होगा और लोगों को समझाने की जरूरत है। अगला सवाल आपसे रहेगा कि जो है आज के परिवेश में जो है अब इसी से हम संदर्भ में हम बात करेंगे कि जो है आज भारत में जो है भीम साहब का जो है लोग जयंती मना रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो है भीम से जुड़े लोग जो है इनकी जयंती हर जगह लगभग मन रही है। लेकिन क्या कारण है, क्या वजह है कि सम्राट अशोक की जयंती जो है नहीं मन रही है? क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भीम की जयंती इसलिए मन रही है, मनाई भी जानी चाहिए, क्योंकि भीम ने ही हमें न्याय दिलाया। आजादी के बाद जो हम आज जो कुछ भी हम लोग हैं, बहुजन समाज के लोग, उस भीम की ही देन है। भीम ने संविधान के माध्यम से हम में गरीब और अमीर सबको एक कर दिया। उन्होंने मत का अधिकार देकर, चाहे राजा का बेटा हो या रंग का बेटा हो, वोट के मामले पर एक है और उसके मत का अधिकार, साथ ही साथ मत का वजन भी बराबर ही है। चाहे अंबानी दे या नीचे बैठा हुआ हाई स्कूल का चपरासी या परिचारी, मैं शुभ शब्दों में कहूँ, वो भी वोट दे तो उसका मत भी बराबर है, काउंट एक ही होगा। भीम इसलिए प्रासंगिक है और जानना भी चाहिए भीम को। बुद्ध की बात है, बुद्ध को लोग एक मिथक बना दिया है, दशावतार में शामिल कर दिया है और हमारे लोग धर्म समझते हैं, लेकिन धर्म भीरू होकर समझते हैं। धर्म का मतलब धारण करना होता है, लेकिन इतनी धार्मिकता इतनी नकारात्मक हो चुकी है इस स्तर पर कि धर्म ही मुक्ति का माध्यम बन जाता है। लेकिन नहीं,
धर्म व्यक्ति को मार्ग प्रशस्त करता है अच्छे कर्मों के लिए, और निश्चित रूप से कर्म से ही मुक्ति मिल सकती है। इस मोटी बात को लोगों को समझाने की जरूरत है। और जब भीम प्रासंगिक है तो भीम कहीं न कहीं उस महान बुद्ध से प्रेरित है, तो भीम को भी प्रेरणा मिली है उस महान आत्मा बुद्ध से, और तभी तो 1956 में नागपुर में वो अपना धर्मांतरण करते हैं। ऐसा नहीं होता तो कैसे करते? कहीं न कहीं उस भीम के अंतर्मन में वो महावीर व्यक्ति जिसको बुद्ध कहते हैं थोड़ा सा हम बैठा जानना हुआ था। चाहेंगे, दर्शकों को हम जो है बताना चाहेंगे आपसे, ये हम जानना चाहते हैं कि सवाल मेरा था कि जो है भीम की जो है हर जगह चर्चा हो रही है, लेकिन सम्राट अशोक की जो है चर्चा क्यों नहीं हो रही है, क्या वजह रहा है? देखिए, फिर मैं इतिहास का छात्र हूँ और शिक्षक भी हूँ, तो एक अच्छा अध्येता जीवन भर छात्र ही होता है। देखिए, बुद्ध को मैंने कहा ना, बुद्ध को मिथकीय पुरुष बना दिया गया है, बुद्ध को दशावतार में शामिल कर दिया गया है। और हमारे हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में, जब आकाशीय देवता न्याय करते हैं तो कितना आकाश से न्याय करेंगे तो देखने वाली बात है। न्याय जमीन से होता है और हम आकाश की तरफ देखते हैं, हम प्रसाद देते हैं, उनके पास हवन पहुंचाते हैं, क्या उससे न्याय मिलेगा? इस मिथक को तोड़ने की जरूरत है। और हमारे बुद्ध को भी दशावतार में शामिल करके कहीं ना कहीं आकाशीय बनाने का प्रयास है। तो उस मिथक को तोड़कर यह बताने की जरूरत है कि नहीं, वह यथार्थ है। तभी तो बुद्ध ने कहा था अब विपुल हो, और हमको उस रास्ते पर चलना होगा। हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। हमारे जैसे लोग तो उसी से प्रेरणा लेते हैं, उस बुद्ध से जो इस देश को थोड़ा सा बुद्धमय बनाया। हम फिर आपसे इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि जो है थोड़ा सा सम्राट अशोक के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आप इधर उधर भटक जा रहे हैं। नहीं, सम्राट अशोक, देखिए, मैं तो कहूंगा कि सम्राट अशोक की प्रासंगिकता उस संदर्भ में आप देखना चाह रहे हैं। मैं निश्चित रूप से इस बात को कहूंगा कि बुद्ध को यदि विश्व के नायक के रूप में बनाए तो सम्राट अशोक ही है। सम्राट अशोक ने एक पॉलिटिकल टूल के माध्यम से या एक राजनीतिक इच्छा के माध्यम से बुद्ध को पूरी दुनिया में फैलाया। चलिए चलते हैं, हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। भंते बिमल कीर्ति बौद्ध जी जो हैं यहाँ पर आप क्यों आए हैं, थोड़ा सा बताइए। देखिए, बीएन मीडिया आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भंते जी। और मेरा नाम भंते बिमल कीर्ति, बौद्ध विहार तथागत नगर, ग्राम कर्सर, थाना नवानगर, जिला बक्सर का निवासी हूँ। और वहाँ पर मेरा कर्सर में बुद्ध विहार भी है। और आने का ये उद्देश्य है कि लोगों को जन जन तक लोगों से मिलना जुलना। और एक हम शाहबाद जिला में एक अभियान चलाए हैं, धम्म देशना कार्यक्रम आपके द्वार, इसके तहत भी हम आए हैं। और दूसरा ये भी उद्देश्य है, एक हम कार्यक्रम लगाए हुए हैं 9 अप्रैल को सम्राट अशोक जयंती का कार्यक्रम, इसीलिए सब लोगों से परिचय हुआ। इन लोगों को इन्वाइट करने के लिए भी हम इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए हम आए। इन सब जितने भी शिक्षक महोदय यहाँ पर आए हुए हैं, इन सब के साथ जो है आपको मिलकर आपको कैसा लगा? अभी तक मतलब ये जो भोजपुर जिला के जो हसन बाजार के क्षेत्र में हम नहीं आए थे, आपके माध्यम से और सर के माध्यम से आए थे। ऐसे महानुभाव हमारे लोग बुद्धिजीवी सुशिक्षित लोग मिले, हमको बहुत मतलब खुशी होती है। ताकि इन लोगों को मतलब माध्यम से अपने बुद्ध विहार पर अगर आ जाते हैं तो बहुत हमको ज़्यादा खुशी होगी। ताकि ऐसे विचारधारों को समाज के अंदर मंच के माध्यम से अगर ये बोलते हैं तो समाज के अंदर नई दिशा मिलेगा। ये बहुत हमको मतलब खुशी है। चलिए हम अगले बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मुकेश कुमार जी, और ये जो है हिंदी साहित्य के से पीएचडी यानी डॉक्टरेट की उपाधि कर चुके हैं। और ये जो है और एक शिक्षक हैं और राज राजेश्वरी +2 हाई स्कूल सुरपुरा से जुड़े हुए हैं। थोड़ा बात करते हैं इनसे। आज जो है थोड़ा सा बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड जो है बात करेंगे। क्या वजह है कि आज जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोग मैंने घर घर याद कर रहे हैं, लगभग घर घर याद कर रहे हैं, लेकिन जो है सम्राट अशोक को जो है थोड़ा सा भूल जा रहे हैं, क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल बीएन मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे विचारों को प्रचार प्रसार के लिए गांव-गांव, छोटे मोटे शहर, बाजार पर भ्रमण करके इस तरह से इंटरव्यू ले रहे हैं। और इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद कि हम लोग यूनिवर्सिटी छात्र जीवन में एक साथ पढ़े हैं। आपकी हिंदी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं बैजनाथ सिंह जी, और मैं आपसे एक क्लास जूनियर हूँ। और बहुत खुशी हुई कि आपने
समाज में जागृति लाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम में घूम रहे हैं। इसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बात ऐसा है कि चेतना जैसे जैसे मनुष्य में जगती है वैसे वैसे आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तो हमारे आदर्श है ही। हम अशोक को भी नहीं भूल सकते, कारण कि जो भगवान बुद्ध के जो संदेश थे, उपदेश थे, उन्होंने अपने प्रिय पुत्रों और पुत्रियों के संघमित्रा जो उनकी पुत्री थी और महेंद्र जो उनके पुत्र थे, उनके माध्यम से विदेशों में भेजा, जैसे श्रीलंका और सारे देशों में। और उनके पुत्रों के भी और पुत्रियों को भी महानता कही जाएगी, क्योंकि सम्राट थे, चक्रवर्ती थे। और उनके पुत्र और पुत्रियों ने राजा बनने के लिए प्रयास नहीं किया। वो अपने पिता से यानी सम्राट अशोक से भिक्षु बनने के लिए एक तरह से याचना की। और चूंकि राजा एक समय में समाप्त हो जाएगा, पर जो अच्छे विचार हैं वो अगर किसी के मन में चल रहा तो समाप्त होने वाला नहीं है। तो सम्राट अशोक ने अपने स्तर से बौद्ध धर्म को तो प्रसारित किया ही, पर उससे आज़ादी के बाद जो हुआ, उसके बाद माने विशेष करके जो आज के जो अनुसूचित जाति कहे जा रहे हैं, बाबा साहेब जो संविधान निर्माण किए, और उसके बाद जो अनुसूचित जाति में एक तरह से जागृति बाबा साहेब के कारण ही आई। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को बताए, भगवान बुद्ध के बारे में बताए, अशोक, सम्राट अशोक के बारे, मतलब जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो महापुरुष थे, या खुद मैं भी जब बाबा साहेब के जीवनी और उनके कर्मों से मैं प्रेरित हुआ, और आज आपके सामने मैं मुकेश राम के जगह पर डॉक्टर मुकेश कुमार राम जो कहला रहा हूँ, वो कहीं न कहीं भगवान बुद्ध से ही प्रेरित है। क्योंकि भगवान बुद्ध से प्रेरित अशोक, ऐसे बहुत सारे महान हमारे भारत के मनीषी हैं। और भगवान ये बाबा साहेब, सवाल रहेगा कि जो है भगवान बुद्ध है या फिर महावन है? देखिए, ऐसे तो प्रचारित कर दिया गया है कि भगवान, पर मेरे दृष्टि से चूंकि कहे थे कि मैं कोई ईश्वर का अवतार नहीं हूँ, मैं मानव हूँ, और मुझसे कोई अपेक्षा भी आप लोग नहीं रखिएगा कि मैं और लेकर के आऊँगा, आपको कुछ ऐसा कर दूंगा कि आपको स्वर्ग मिल जाएगा। आप अपने दुख के कारण स्वयं हैं, और उसका निवारण आप खुद ही करेंगे। जो दुख उत्पन्न हुआ है उसका निवारण आप थोड़ा खुद सा जो है हम फिर आपसे इंडिकेट कर रहे हैं कि जो है सम्राट अशोक को लेकर जो है आज दुविधाजनक स्थिति बनी हुई है। आज क्या वजह है कि जो है लोग जो है उनको जो है भूल रहे हैं, मतलब भूल रहे हैं, उनकी जयंती नहीं मना रहे हैं। उनसे पूछ दिया जाए भीम के बारे में, जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में यदि किससे पूछ दिया जाए तो वो जो है उनकी जबान पर हमेशा रहता है। लेकिन जो है इनकी क्या जयंती है, इनका जन्म दिन क्या है, नहीं लोग बता पा रहे हैं। देखिए, बात ऐसा है कि हम डायरेक्टली एक बात कहेंगे, राजनीतिक तौर पर जो अभी चल रहा है, अभी मूल रूप से देखा जाएगा तो जो डायरेक्टली जो बाबा साहेब के अनुयायी हैं वो जगे हुए हैं, माने अपने कर्तव्य के प्रति। पर विशेष करके जो सम्राट अशोक से संबंधित हैं, जो भगवान बुद्ध से डायरेक्ट जो संबंध रखते हैं, जिनको आप उनके वंशज कह सकते हैं, उनके समाज के, वो केवल कुछ राजनीतिक या कुछ सामाजिक लोभवश अपने जो संस्कार है, अपने जो रीति रिवाज है, उनका दायित्व तो बनता है कि उनको आगे बढ़ाए। हालांकि ऐसा भी था जो कि जो है उनके शासनकाल में, यानी सम्राट अशोक के शासनकाल में जो है मतलब जातीय व्यवस्था नहीं था। जी, क्या जातीय व्यवस्था तो आपका कहना सही है, जातीय व्यवस्था नहीं है, पर जो व्यवस्था थी उसको बनाए रखने का कार्य किनका था? विद्वानों का था। विद्वान कौन हुए? जो उनको ऊपर नहीं ले जाना चाहते थे, जो उस इतिहास को दबाना चाहते थे। तो जब इतिहास ही दब गया, जो अपने इतिहास ही को नहीं जानेगा तो इतिहास क्या करेगा? यही कारण है कि
अशोक, सम्राट अशोक को लोग भूल रहे हैं। भगवान बुद्ध का जो उपदेश है, संदेश, उसको भूल रहे हैं। और अभी आज़ादी के बाद बाबा साहेब इसलिए सबके हृदय में है, और जो भी उनसे जो प्रभावित हैं, जो उनसे लाभान्वित हैं, उनको याद कर रहे हैं। क्योंकि देश की आज़ादी के बाद विशेष करके पिछड़ा, दलित और आज के जो अनुसूचित जाति और जो SC ST के लोग हैं और पिछड़ा वर्ग का, ये केवल सेवा करने के लिए बने थे। आपसे अंतिम सवाल रहेगा कि जो है यदि अभी तक जो है भूले हुए हैं यदि सम्राट अशोक पर, लेकिन जो है हम भविष्य की बात करेंगे, क्या उनको भी याद करना चाहिए कि नहीं, जितने भी तमाम जो है 85% के लोग हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर भगवान बुद्ध को लोग जानेंगे तो निश्चित रूप से अशोक जीवित हो जाएंगे। पर अगर जो महामानव, चूंकि भगवान चूंकि प्रसिद्ध, इसलिए मैं बार बार भगवान बोल दे रहा हूँ, जो महामानव भगवान बुद्ध हैं, अगर इनके बारे में लोग जान जाएंगे, आमजन, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग हैं तो सब लोग को तो उतना विवेक है नहीं कि जो समझ सके, और न समय है क्योंकि श्रम में व्यस्त रहते हैं। जब उनके उपदेश संदेश को हम घर घर तक पहुंचाएंगे, लोग समझेंगे, तो निश्चित रूप से इस बौद्ध धर्म को कौन आगे बढ़ाया, कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, तो निश्चित रूप से अशोक का भी उतना ही मान होगा जितना भगवान बुद्ध और वर्तमान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए हम अगले बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर जुड़े हुए हैं आपका ऋषि मुनि सिंह जी, जो है ये शिक्षक हैं और ये हाई स्कूल कातर हसन बाजार में इनका जो है हाई स्कूल है और उस स्कूल से जुड़े हुए हैं। हम जो है इनसे सवाल करेंगे आज की परिस्थिति और शिक्षा के बारे में। आज की शिक्षा नीति क्या है, कैसे बताइए? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप शिक्षा की बात की। आज की शिक्षा नीति उस टाइप की हो गई है कि लड़के जो है इतिहास जानना ही भूल गए हैं। आज जो 2020 का जो नीति शिक्षा नीति लागू हुई है, उसमें तो मिला जुला करके देखा जाए तो जितने भी इतिहास हैं, जितने हमारे पूर्वज हैं, उनको एक तरह से नेस्तनाबूद करने का काम किया जा रहा है। जब बच्चे इतिहास पढ़ेंगे ही नहीं तो जानेंगे क्या कि मेरा इतिहास क्या था, हम कहाँ से, किनके पूर्वज थे, कहाँ कैसे आए, मेरा समाज क्या है। इसलिए मेरे हिसाब से जो भी राजनीति चल रहा है, जो अनुमान है, उस हिसाब से उसको समाप्त करने का ही काम किया जाए, समाप्त करने का काम किया जाए। तो इसमें दोषी जो है सरकार को मानते हैं? हाँ, सरकार है। सरकार जी जी। तो क्या लगता है कि कैसे बदलाव होगा? बदलाव के लिए आपको सिलेबस चेंज करना होगा। जो हमारे पूर्वज हैं, जो अति पिछड़े समाज से हैं, पिछड़े समाज से हैं, समाज से हैं, बहुत ऐसे उसमें भी योद्धा रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, उनको भी सिलेबस में लागू करना चाहिए। तो आप जैसे जितने महानुभाव तेजस्वी लोग जो हैं, इसके लिए जो है सरकार से मांग नहीं कर सकते हैं? करना चाहिए। हम ही मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि सिलेबस में जो हमारे वंशज हैं, जो पूर्वज हैं, जो पिछड़ा से पिछड़ा समाज से आते हैं, उनका भी सिलेबस में कहीं न कहीं स्थानों के नाम होना चाहिए। बच्चे पढ़ेंगे। आपसे एक और सवाल रहेगा कि जो है थोड़ा सा बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक सवाल रहेगा कि क्या कारण है कि आज जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोग की जबान पर जो है हमेशा रहते हैं, लेकिन जो है सम्राट अशोक को लोग जो है भूलते जा रहे हैं, क्या वजह है? बाबा डॉक्टर भीमराव पहले हम धर्म पाल दिया गया। आपको जो है जो है शुक्र करके जो विश्वास मनाया गया, तो उनको शस्त्र और शास्त्र धारण करने का अधिकार ही नहीं था। ये बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए, जब संविधान लिखे तो कहे कि नहीं, मेरा भी अधिकार है, मुझे भी शस्त्र और शास्त्र धारण करने का अधिकार है। तो जब अपने शस्त्र धारण किए और शास्त्र धारण किए, तो आज अपना अधिकार की मांग कर रहे हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। अच्छा जी। और सम्राट अशोक को भी याद करना चाहिए। वो भी हैं, क्योंकि वो भी अंत तक उसी शरण में गए, भगवान बुद्ध के ही शरण में गए। वो भी धर्म शरण का छामी, वहाँ वही फॉलो की, उनका भी अनुसरण किया, उनका भी समान होना चाहिए, उनकी जयंती मनी चाहिए जी। चलिए हम अगले बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष सर, जो है एक शिक्षक हैं और MS जमनीपुर, जो है जमनीपुर कहाँ है सर? पीरो प्रखंड में। और जमनीपुर जो है पीरो प्रखंड में पड़ता है। और आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि जो है आज के परिवेश में शिक्षा को लेकर जो है आपसे सवाल रहेगा कि शिक्षा को किस रूप में जो है बदलाव होना चाहिए, और क्या शिक्षा जो है आज के परिवेश को परिप्रेक्ष्य के रूप में अच्छा है या फिर कैसा है?
सबसे तो पहले हम आपके न्यूज़ चैनल को और आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने मुझसे पूछा कि आज के परिवेश में शिक्षा का क्या असर है। देखिए, हम एक बात करें, रही बात कि हम एक टीचर हैं, लेकिन हम एक साइंस के, परंतु हमने भी बहुत सारे इतिहास की बुकों में पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ों को जाना है कि हमारे देश में जब अंग्रेज आए तो हमारा जो देश था हजारों वर्षों से बटा हुआ था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और कुछ उनके रूल रेगुलेशन थे कि ब्राह्मण लोग को ये करना है, क्षत्रिय को ये करना है। और ये धीरे धीरे आपको जन्म के आधार पर बन गया कि अगर ब्राह्मण का बेटा है, मानव के रूप में जन्म लिया है, तो उसको ब्राह्मण ही लोग कहना शुरू किए। तो ये कहानी जो है हजारों वर्ष से चलती आ रही थी। फिर भी हम देखते हैं कि हम अपने अतीत में कुछ अच्छे यूनिवर्सिटी हुए, जैसे हमारा बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय, फिर उसके बाद हम लोगों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम सुना है। तो उस समय कहा जाता था कि भारत में विदेशों से, हमारे एशिया के अलग अलग मुल्कों से लोग आकर के यहाँ पर अध्ययन करते थे। लेकिन कालांतर में मुझे तो मध्यकाल की इतिहास की इतनी जानकारी नहीं है। इसको कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने यहाँ पर इसको ढा दिया, तो ये मुझे सही जानकारी नहीं है। लेकिन अंग्रेज आए तो 1813 ईस्वी में कहे कि नहीं, ओबीसी वर्ग हैं, SC ST वर्ग है, उनको भी पढ़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए। और इसके लिए कुछ महामानव ने काम भी किया, जैसे सर सैयद अहमद खान ने काम किया, एमयू यूनिवर्सिटी का निर्माण करके, मदन मोहन मालवीय ने DHU यूनिवर्सिटी का निर्माण करके, और सावित्रीबाई फुले ने महिला के शिक्षा के लिए बात की। और फिर उसके बाद आपको ज्योतिबा फुले ने भी शिक्षा के लिए बहुत आगे आए। और भीमराव अम्बेडकर की तो बात ही करना अलग है, वो तो भारत की कायाकल्प को ही कर दिए, क्योंकि अंग्रेजों से जब हमारी आज़ादी मिली तो सबको समान अधिकार संवैधानिक तौर पर दिए। लेकिन हमारा समाज जो हजारों वर्ष में ऊंच नीच के भेदभाव पर बटा हुआ था, आज भी हमारे समाज में देखने को मिलता है। लेकिन मेरा ऐसा लगता है कि अगर गॉड है, ईश्वर है, तो हम मानव को, सभी मानव को एक समान दिमाग दिया है। सभी मानव को 1400, हम अपना साइंस की भाषा में कहते हैं कि सभी मानव को 1400 सीसी का दिमाग होता है, और अपने आस पड़ोस जीवन में जो भी इसकी सीखता है, पढ़ता है, वही उसका दिमाग का निर्माण होता है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म, तथाकथित हिंदू धर्म जिसको कहते हैं, ये अपने कुछ रूल रेगुलेशन से भारत के समाज को कुंठित कर दिया, माइंड को कुंठित कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे सवाल रहेगा जैसा कि आपने बताया कि यदि ईश्वर है, गॉड है, और दूसरा आपने जो कहा कि जो है क्या बता रहे थे, गॉड के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या जो है गॉड है या फिर नहीं है? देखिए, ये जो है आपको अपनी समझ की बात, अपना अनुभव से बताइए। ये मैं ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं उतना तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ कि गॉड है कि नहीं है। मैं इस पर डिबेट नहीं करना चाहूँगा। क्योंकि होता क्या है कि हमारा शरीर जो है जिस चीज से बना है, जैसे कि आप जो है जो साइंस जी हम साइंस से जो है साइंस के टीचर हैं, और जो है आप साइंस की यदि बात की जाए तो गॉड को नहीं मानते। नहीं, ये आप गलत बात कर रहे हैं। साइंस ये कभी नहीं कहता है कि गॉड नहीं। साइंस का अर्थ, साइंस क्या करता है, हमारी जो आसपास नेचर है उसी का अध्ययन करता है, उसको समझता है, बुझता है और प्रारूप देता है और उसी पर आगे चलता है। जैसे हमारी टेक्नोलॉजी है, जो पीछे न्यूटन से लेकर के और आज तक की जो भी साइंस की बेसिक चीज आई, उस पर टेक्नोलॉजी आया। न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ दिया, तो आज उसके लॉ का उपयोग करके हम सैटेलाइट भेज रहे हैं, आज मंगल तक जा रहे हैं। तो वो उस पर नहीं पड़ता है। साइंस जानता है इतना ही कि नेचर में कुछ रूल रेगुलेशन है, उसको हमें समझना है। अंतिम सवाल रहेगा आपसे कि क्या आप जो है नेचर को ही साइंस मानते हैं, तो नेचर को ही जो है गॉड मानते हैं? देखिए, हमारे हजारों वर्षों से हमारे एक दिमाग में प्रतिरूप बना हुआ है हमारा मानव का, क्योंकि मानव का दिमाग जो है वो जैसा देखता है वैसा सोचता है। तो ये सोचता है कि जैसे हम लोग हैं उसी तरह हमारा गॉड भी है।
लेकिन ये जानकारी नहीं है कि नहीं है बताइए। अब ये देखिए, ये अलग चल सर बात है, देखे हैं क्योंकि आप मैं कैसे कह सकता हूँ, मतलब कि कहने का मतलब कि गॉड के बारे में जो है आप अनभिज्ञ हैं, ये ना? गॉड के बारे में हम ठीक नहीं, इस पर चर्चा करना ही उचित नहीं। कहीं न कहीं वो शक्ति जरूर कहीं न कहीं वो शक्ति जरूर अधिक शक्ति है जिसको मानना पड़ता है। तो शक्ति जो है कहाँ पर है, मतलब गॉड में है या फिर बता दें प्रकृति में क्या है? मान लीजिए आप कभी भी किसी भी संकट में पड़ते हैं, जी ठीक है, तो कहीं न कहीं वो नेचुरल चीज ऐसा है, प्रकृति का ऐसे मन है कि आप कहीं न कहीं करके मतलब आपका नाम आ ही जाता है, मतलब आप संकट के समय आ ही जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं। जी जी देखिए सर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। देखिए हम बायोलॉजी के इस पृथ्वी पर करीब 17 मिलियन अलग अलग तरह की स्पीसीज है, ठीक, लेकिन इन सभी स्पीसीज के जीवों में प्लांट हो, एनिमल हो, जंतु हो, कीट पतंग हो, सब में कॉन्शसनेस है। यहाँ तक कि एक के कोशिकीय अमीबा में भी चेतना है, वो अपने आसपास के रिस्पॉन्स को समझता है। लेकिन ह्यूमन एक ऐसा इंडिविजुअल है, प्राणी है कि जिसके पास सेल्फ कॉन्शसनेस है, क्योंकि इसके पास हमारा ब्रेन का ऐसा न्यूरॉन का कंस्ट्रक्शन बना है कि हम किसी चीज को समझ सकते हैं, इमोशन में देख सकते हैं। जैसे हम आपसे ही बात कर रहे हैं, क्या है हमारे ब्रेन का वैसा कंस्ट्रक्शन है कि हम उससे बात कर रहे हैं। देखिए हम एक जानते हैं, हमारे बहुत महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का नाम सभी लोग सुने होंगे। उन्होंने कहा है कि हमारा ब्रह्मांड ऐसा इसलिए है, गॉड है कि नहीं है, हमारा ब्रह्मांड ऐसा इसलिए कि हमारा अस्तित्व है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कहा है, कहा कि ये दुनिया जो दिखती है ना, हमारे ब्रेन के अनुसार दिखती है। क्या पता उस छिपकली को दुनिया कैसी दिखती है, क्या पता उस शेर को दुनिया कैसी दिखती है, ये हमारे ब्रेन के ऊपर है। और मानव जो सभ्यता का जो विकास हुआ है वो चल रहा है, मानवीय सभ्यता का विकास चल रहा है, अभी भी चल रहा है। आप हमसे डिबेट कर रहे हैं, ये क्या है? कल्चरल रिवोल्यूशन है। कोई विचार आ रहा है, कोई वैदिक काल का विचार आ जा रहा है, तो कभी विचार आ रहा है बुद्ध का विचार आ रहा है, अशोक का विचार आ रहा है, अंबेडकर साहब का विचार आ रहा है, साइंस का विचार आ रहा है। ये क्या है? मानव के विचार, और ये हमारे मस्तिष्क के कारण। तो अगर मैं किसी पर 100% क्लेम कर रहा हूँ, ये गलत बात है। हर रही बात कि सही क्या है और गलत क्या है, जब तक निचले स्तर से हिंदुस्तान में एजुकेशन नहीं आएगा और इस चीज को सरकारें और शिक्षक और गार्जियन, इसके लिए एक मिनट गार्जियन ये जिस चीज को नहीं सीखेंगे तब तक आप नहीं पहुंच सकते। वही गार्जियन से मैं ये पूछना चाहता हूँ, वही गार्जियन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं तो बच्चे को कपड़ा लाता बढ़िया से पढ़ा कर भेजते हैं, और सरकारी स्कूल में जो सरकारी स्कूल में पढ़ लीजिए, देखिए भोजपुरी भाषी है जी। मैं देखता हूँ किसी तरह सर कहते हैं कि क्या बच्चा के थोड़ी सी कपड़ा उपड़ा पहना के मैट सब जाए ना दी, क्या माने? तो इसमें जो है गाइडलाइंस शिक्षक भी दे सकते हैं। हाँ, शिक्षक गाइडलाइंस देते हैं, लेकिन माइंड में एक भरी हुई है लड़का हमारे सरकारी स्कूल में है। ये बात है। हाँ, ये एकदम बात मानना पड़ेगा। हम भी अपने बच्चों को, मेरा तो बच्चा उसकी ध्यान नहीं है, हमारे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में जाए। क्यों? क्योंकि वह माहौल नहीं बन पा रहा। हम माहौल बनाना भी चाहते हैं तो कुछ ऐसी सरकार की नीतियां हैं जिसमें हम फंसे हुए जैसे निकल नहीं सकते। जैसे निकलने की कोशिश करेंगे तो वो हो नहीं सकता है। और हमारा हिंदुस्तान में अंबेडकर जी ने बहुत बड़ी चीज दी है, वो दिया है वोट का अधिकार। उन्होंने यही चीज दिया है कि आप इस वोट के एक वोट से अपने बच्चे और का भविष्य बदल सकते हो। देखोगे कौन हमारे लिए काम कर रहा है, ये देखो। और इस चीज को हम लोग नहीं समझ रहे हैं। ये चीज करने से नहीं होगा। जब तक हम अपने वोट का अधिकार को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे, आपका हिंदुस्तान सुधरने नहीं जा रहा है। इस बात को मानिए। जैसा कि मनीष सर ने बताया कि जो है आज का परिवेश जो है और आज की शिक्षा में जो है सरकारी और प्राइवेट स्कूल का जो है क्या स्थिति है, इनके जो है मुखार बिंदुओं से सुना। तो हमारे साथ जुड़े हुए एक शोधार्थी छात्र हैं, हम उनसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। ये जो है दर्शन शास्त्र के छात्र हैं और जो है पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से हैं आप। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप शोधार्थी के साथ हैं, या आज के परिवेश में जो है पीएचडी जो है आम छात्राओं की बस की बात नहीं? बिल्कुल, जो आजकल हमारे समाज में परिवेश चल रहा है, ये आपके थोड़ा सा लॉग लीजिए।
आज जो हमारे समाज में परिवेश है उसके हिसाब से खुद को ज़्यादा अवेयर होना चाहिए, जी होना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है कि नीचे के लोग इस क्षेत्र में न आए, मौलिकता न आए, जिससे समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन हो। इसलिए खुद हमको इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। आपसे हम एक और जानना चाहेंगे कि आज जो है शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है कि कोई भी देश का निर्माण उसके नेतृत्वकर्ता पर निर्भर करता है, और देश में जब नेतृत्वकर्ता की मानसिकता अमल की व्यवस्था बनाने की तो ऐसा करेंगे, बाजारीकरण करेंगे, लोगों का शोषण करना चाहेंगे और मूल रूप में शिक्षा नीचे तक न पहुँचे, जिसके चलते लोग जागरूक। जी, आप जो है अमरेश कुमार सिंह आपका नाम है, और शोधार्थी के जो है आप यानी दर्शन शास्त्र से आप जुड़े हैं। दर्शन शास्त्र है क्या, थोड़ा सा बताइए 2 शब्दों में। दर्शन शास्त्र का मूल अर्थ है देखना। देखना मतलब हम हमारे साधारण आंखों से नहीं, अपने दिमाग से देख। तत्कालीन समाज में जो समस्या होती है, उस तत्कालीन समाज की समस्या क्या है, उसके मूल को पहचानना और तत्कालिक समाधान देना, यही दर्शन शास्त्र का मूल उद्देश्य है। जिसे समाज में सभी मानव अपना जीवन निर्वहन सही ढंग से कर सके। जी धन्यवाद। इस तरह का जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जो है यहाँ पर शोधार्थी छात्र के साथ जो है, थोड़ा सा कमरे में चारों तरफ थोड़ा सा यहाँ पर कमरा घुमाइए, और जो है हम बात कर रहे हैं कि हमारे साथ जो है इस तरह के जो है विद्वत यानी विद्वान जो है शिक्षक हमारे साथ जुड़े रहे, और ये जो है इस तरह का एपिसोड जो है हम अगले वीडियो में फिर हम जरूर दिखाएंगे। और इस तरह का एपिसोड के लिए जो है हम तमाम शिक्षक महानुभावों से एवं शोधार्थी छात्र जो है हमारे साथ जुड़े रहे। ऐसे महानुभावों को जो है इस भारत को आगे बढ़ाने जो अपना इस तरह का जो है मंतव्य दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सबसे पहले और लेटेस्ट न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे तेज और सबसे पहले पहुंचे। खबरों का खिलाड़ी बीएन मीडिया। जय भारत।